नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए टॉपिक में। आज का टॉपिक है हिंदी संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान। कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैम आप संस्कृत में हमें बताइएगा, तो मैं चूँकि वर्णमाला जो है आपकी हिंदी और संस्कृत दोनों की सेम है, माइनर अंतर है, लेकिन जो उच्चारण स्थान है वो दोनों के सेम ही है। तो आज का जो विषय मैंने बताया कि हिंदी संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान, तो चलिए जानते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से किस उच्चारित स्थान से उच्चारण करते हैं। तो हम समझते हैं। जैसे हमारे कुछ वर्ण होते हैं कि कंठ से उच्चारित होते हैं, तो हम सूत्र के माध्यम से उसको कैसे याद रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, अगर हमें सूत्र याद हो गया तो हम आसानी से उन वर्णों को पहचान लेंगे कि हमारे जो वो वर्ण हैं हमारी भाषा के, चाहे वो हिंदी के हों चाहे संस्कृत के हों, किस उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। तो हम सूत्र के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा उच्चारण स्थान कंठ, क्योंकि जो हम ध्वनि उच्चारित करते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख के कई कंपोनेंट हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उन वर्णों को, उन स्थानों को जब हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, तो स्पर्श करने के साथ ही हमारी वायु मुख के बाहर निकलती है। उसी के आधार पर हमारे जो वर्णों का उच्चारित होते हैं और जिह्वा कहाँ किस स्थान को स्पर्श करती है, उसके आधार पर वर्णों का उच्चारण होता है। तो हम पहले जानते हैं कि कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए सूत्र जैसे दिया है, कंठ स्थान हमारा कंठ है। जब हमारी जिह्वा कंठ को स्पर्श करती है तो कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तो इसके लिए सूत्र दिया है विद्वानों ने। सूत्र है अ कु ह विसर्जनीयानाम कंठा। इस सूत्र का मतलब है आ वर्ण, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हिरस्व और दीर्घ आ दोनों ही आएंगे। आ से मतलब हिरस्व आ और दीर्घ आ। कु से मतलब है का वर्ग के सभी वर्ण, जैसे आपके का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। और हा, तो हा आ जाएगा। विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि विसर्ग भी आएगा। कहने का तात्पर्य कि अ का वर्ग के सभी वर्ण, हा और विसर्ज, ये जो निया नाम लगा है तो ये षष्ठी विभक्ति में लगाया गया है। यानी अ का वर्ग के सभी वर्ण, हा विसर्ज, विसर्ग जो होता है, उन सब का उच्चारण स्थान जो है कंठ से संबंधित है। ठीक, तो हमें सूत्र याद रखना है कि कंठ वर्ण में जो वर्ण आते हैं कंठ से उच्चारित होने वाले, वो कौन कौन से हैं। आ का वर्ग के सभी वर्ण, यानी क, ख, ग, घ, अंगा। हा विसर्ग कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से। तो याद रखिएगा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इस सूत्र में ही आपके सभी वर्ण समाहित हैं। फिर आता है आपका दूसरा तालु आता है उच्चारण स्थान। तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, जैसे ई, चू, य, सा नाम तालु, यानी ई हिरस्व और दीर्घ ई आएगा। चू से, जैसे अभी मैंने बताया कि का, कु से का वर्ग, वैसे चू से चा वर्ग। चा वर्ग में सभी वर्ण आएंगे चा वर्ग के, च, छ, ज, झ, या और ये सा। आप इस सा को याद रखने की दृष्टि से आप लोग बोलते हैं सीटी वाला सा, लेकिन हमारा 3 तरह के सा होते हैं, जिसमें ये सा कहाँ से उच्चारित होता है, तालु से होता है। इसको तालब सा भी बोलते हैं। ठीक, तो ई चा वर्ग के सभी वर्ण, या और सा, इन नामों के वर्ण वाले जो वर्ण है कहाँ से उच्चारित होते हैं, तालु से उच्चारित होते हैं। जैसे ई हिरस्व ई, दीर्घ ई, चा वर्ग के सभी वर्ण, चा, छा, जा, झा, इया, या और सा। ठीक,
फिर आता है मूर्धा, स्थान हमारा मूर्धा है। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण ये हैं, उनका सूत्र क्या है, री टूर्षाणाम मूर्धा, यानी री टा वर्ग के सभी वर्ण, जैसे री में आपका संस्कृत में आप देखते हैं कि ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों आते हैं, और हमारे हिंदी में दीर्घ री का उपयोग नहीं होता, सिर्फ ह्रस्व री का होता है। तो आप ये समझिएगा, संस्कृत में आपके ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों उपयोग में लाए जाते हैं। फिर टू से टा वर्ग के सभी वर्ण ट ठ ड ढ ण। फिर आया रा, तो रा आ गया। फिर सा आया तो सा गया। अब मैंने आपसे कहा था कि 3 सा होते हैं, तो पहला आपका तालु वाला सा, तालब्य सा। फिर आपका ये जो सा आता है षटकों वाला सा जिसे आप बोलते हैं, तो इस सा को मूर्धन सा बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक है, तो सूत्र याद रखिए, ऋतुषण मूर्धा, यानी इस सूत्र में ही सभी वर्ण रखे गए हैं। री ह्रस्व दीर्घ, टू से टा वर्ग, रा और ये वाला सा जो आपको मूर्धन सा है, ये सब कहाँ से उच्चारित होंगे, मूर्धा से। फिर आता है आपका स्थान दंत। दंत से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, सूत्र से समझिए। लृ तुलसा नाम दंता, यानी लृ तावर्ग के सभी वर्ण आएंगे, त थ द ध न, ला और ये सा। इसको आप याद रखने की दृष्टि से सरौते वाला सा आपने पढ़ा होगा, तो ये सा जो होता है दंत सा कहलाता है। सरौते वाला सा कौन सा कहलाता है, दंत सा। तो री ता वर्ग के सभी वर्ण त थ द ध न, ला और सा कहाँ से उच्चारित होते हैं, दंत से उच्चारित होते हैं। सूत्र याद रखिए, लृतुलसा नाम दंता। फिर ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं, जैसे आपका सूत्र दिया है, उपधमनीय नाम ओष्ठो, यानी कि उ ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। पु से पा वर्ग आता है, पा वर्ग में प फ ब भ म, और यहाँ उपधमनीय का मतलब है, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, तो ये आधा विसर्ग कहलाता है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, इसको आधा विसर्ग कहते हैं। अगर पा के आगे ये विसर्ग, आधा विसर्ग लग जाए तो धमनी कहलाएंगे। पा और फा अगर ये चिन्ह लग जाता है, इस चिन्ह को याद रखिएगा, इस चिन्ह का नाम है आधा विसर्ग। और पा वर्ग के सभी वर्ण और ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इन सब को आप कहाँ से उच्चारित करते हैं, ओष्ठ से, उपधमनीय नाम ओष्ठो। फिर आते हैं नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण। नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, य म ड अंग ड न। तो ये सभी वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं, नासिका से, य म अंग ड न। ये 5 वर्ण नासिका से उच्चारित होने वाले होते हैं। हर वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, नासिक वर्ण कहलाता है। नासिक यानी नासिका से उच्चारित होता है। तो आपने समझ लिया। अब आता है कंठ तालु, यानी कंठ और तालु से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, तो कंठ और तालु से होते हैं ए और ऐ। कौन से, ए और ऐ। इसका सूत्र क्या है, ए दैतो कंठ तालु, यानी इसका मतलब है एत ऐत, यानी एत और ऐस से मतलब है। ए और ऐ कहाँ से बनता है, एत से ए और ऐस से ऐ बनता है। तो कंठ तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, ए और ऐ होते हैं। तो ये कंठ तालव कहलाते हैं। ए दैतु कंठ तालु, आप याद रखिए। फिर आता है आपका कंठ ओष्ठ। ओ दो तो कंठ ओष्ठम, यानी ओ और ओ कहाँ से उच्चारित होंगे, कंठ ओष्ठ से उच्चारित होंगे। व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत ओष्ठ होता है। तो वकारस दंतोष्ठम,
यानी व का उच्चारण स्थान कहाँ है, दंत ओष्ठ है। फिर जिह्वा मूली वर्ण होते हैं, जिह्वा से उच्चारण होने वाले जो आपके होते हैं तो का और खा। अब इसमें भी आधा विसर्ग अगर लगा है तो समझ लिए कि जिह्वा मूली है। नासिका से उच्चारित होने वाले हैं, नासिका अनुस्वार, जो अनुस्वार होता है वो कहाँ से उच्चारित होता है, नासिका से उच्चारित होता है। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा कि आपके जो ये वर्ण हैं कौन से, नासिका वाले पंचम वर्ण जो आपके कहलाते हैं, ये नासिका से उच्चारित होते हैं। अब यहाँ आपका कई बार आ जाता है ये नासिक वर्ण तो है ही, इसके साथ साथ ये अन्य स्थानों से भी उच्चारित होते हैं नासिक वर्ण। जैसे आपका इया आया, इया और कहाँ से उच्चारित होता है, तालु से भी होता है ना। च छ जा जा इया आया, ये इया, तो ये कहाँ से होता है, तालु से उच्चारित होता है। और कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से नासिका से भी उच्चारित होता है। तो ये आपका तालु और नासिक वर्ण भी कहलाता है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है अलग अलग कि तालु और नासिका वर्ण कौन सा है, तो इया आएगा। अगर आ जाता है आपका तालु वर्ण कौन सा है, यहाँ भी है, तो आपके उसमें दिया रहेगा ऑप्शन, उसी हिसाब से आपको टिक लगाना होगा। तो ये आपका नासिक वर्ण होने के साथ साथ तालु और नासिक वर्ण भी है। ऐसे ही आपका मा आता है तो नासिक वर्ण ये है ही, और आपका कौन सा है, ये जहाँ आता है ओष्ठ वर्ण मा आता है, तो इसमें ओष्ठ और नासिका से भी उच्चारित होता है। जैसे अंग आया तो कंठ और नासिक वर्ण भी ये है। ण आया तो ये आपका मूर्धा और नासिका से भी होता है। न आपका आता है तो ये आपका दंत और नासिका से भी होता है। तो ये दो जगह से उच्चारित होते हैं, एक नासिक वर्ण भी कहलाते हैं और अपने उच्चारण स्थान से उच्चारित होने के साथ साथ ये नासिक वर्ण भी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज ये उच्चारण स्थान संस्कृत के आपके समझ में आ गए होंगे। सूत्र के माध्यम से आप याद रखिएगा तो आपको आसानी होगी। जैसा कि मैंने आपको सूत्र बताए और इन सूत्रों में ही सभी वर्ण समाहित हैं, साथ में उनके उच्चारण स्थान भी दिए हुए हैं। तो आप इनको बार बार पहले सूत्र याद कर लीजिए, इसके बाद उनको सूत्र के याद करने के बाद आप उन वर्णों को अलग अलग लिखने का प्रयास कीजिए, तो आसानी होगी आपको। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नए उसमें मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।